क्या हो गया, नहा के नहीं आए क्या आज आप सब लोग? आप सब लोग सोच रहे होंगे कि ये सर बाल बनाते बनाते क्यों आए हैं। नहीं भी सोच रहे तो क्या हो गया, मैं आपको बताता हूँ। देखो, ये जो मेरे हाथ में कॉम्ब है, अब ये नॉर्मल कॉम्ब नहीं है। ये जो कंघा है ये अब नॉर्मल नहीं रहा, इसमें अभी आ गया है स्टैटिक चार्ज। इसमें क्या आ गया है? स्थिर आवेश, जिसके बारे में अभी अपन स्टडी करने वाले हैं। क्योंकि आप मेरे पीछे लिखा हुआ देख पा रहे हैं 12वीं क्लास का सिलेबस। इसका मतलब आज अपन शुरू करने वाले हैं आपकी 12वीं क्लास का सिलेबस, जिसमें आज अपन शुरू करेंगे आपकी 12th क्लास की पहली यूनिट का पहला चैप्टर, जिसमें अपन पढ़ेंगे स्थिर आवेशों के बारे में। इसमें अपन पढ़ेंगे स्थिर आवेशों के बारे में। तो स्वागत है आप सभी का तथास्तु फिजिक्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब लोग? जैसा कि आप सबको पता है, अपन ने 11वीं क्लास का सिलेबस ऑलरेडी शुरू कर दिया है, जिसमें आपकी जो 11वीं क्लास का जो पहली यूनिट है उसका एक चैप्टर ख़त्म भी हो चुका है। तो आपके जो भी छोटे भाई बहन जो भी 11वीं क्लास में हैं, उनको वो चैप्टर्स ज़रूर अवेलेबल करवाएं। उनको लिंक शेयर कर दें, या फिर जैसे भी आपके दोस्त होंगे कोई भी। तो आइए आज अपन शुरू करते हैं आपकी 12th क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, विद्युत आवेश और क्षेत्र। उससे पहले अपन आपका सिलेबस समझ लेते हैं थोड़ा सा। सिलेबस क्या दे रखा है? देखो, आपका जो 12th क्लास का सिलेबस है, जो आपका पेपर होगा वो टोटल पेपर होगा 100 नंबर का। ठीक है, उसमें से जो थ्योरेटिकल जो पार्ट है वो होगा 70 नंबर का। कितने नंबर का होगा? 70 नंबर का। उसमें से जो 40 नंबर है वो आपकी स्कूल के थ्रू जाएंगे, और जो 56 नंबर है वो आपका क्या होगा? पेपर होगा, जो आपका मेन बोर्ड का पेपर होगा। वो कितने नंबर का होगा? 56 नंबर का। ऐसे आपका जो टोटल पार्ट है थ्योरेटिकल, वो कितने नंबर का है? 70 नंबर का। और जो आपका प्रैक्टिकल पार्ट है वो है 30 नंबर का। कितने नंबर का है? 30 नंबर का। और आपके जो टोटल यूनिट दे रखी है आपके सिलेबस में, टोटल यूनिट कितनी होगी? 9। कितनी यूनिट दे रखी है टोटल? 9। और इन 9 यूनिट्स को आपके सिलेबस में टोटल 14 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है। टोटल चैप्टर्स कितने हो गए इसमें? 14। ठीक है। और जो आपकी पहली यूनिट है उसको कितने चैप्टर में इन्होंने डिवाइड कर रखा है? 2 चैप्टर में। ऐसे दूसरी यूनिट जो आपकी है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसको इन्होंने कितने चैप्टर में डिवाइड किया है? 1 चैप्टर में। ऐसे ही आपकी जो 9वीं यूनिट है उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसको भी इन्होंने कितने चैप्टर में डिवाइड किया है? 1 चैप्टर में। ऐसे आपकी जो टोटल चैप्टर्स हो जाते हैं वो कितने हो जाते हैं? 14। और जो आपकी टोटल यूनिट है वो यूनिट है कितनी? 9। अब अपन इन 9 की 9 यूनिट को 1 बाय 1 करके धीरे धीरे सारा अपन सिलेबस कवर करेंगे यहाँ पर, जिसमें आज अपन शुरू करने जा रहे हैं आपकी 12th क्लास का पहला चैप्टर, जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसको हिंदी में अपन बोलेंगे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आप सब लोगों ने चार्ज के बारे में सुना होगा। आप सब लोगों ने चार्ज के बारे में सुना होगा।
चार्ज के बारे में आप जानते क्या हो? जैसे चार्ज के, अब मैं चार्ज का नाम लूँ तो आपके दिमाग में क्या आएगा? प्लस और माइनस। नॉर्मली सब सुनी, आपने 10th क्लास में भी देखा होगा, प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। तो ये क्या है? चार्ज। लेकिन ये चार्ज आया कहाँ से? इस चार्ज की हिस्ट्री क्या है? अपन इस चैप्टर में बात करेंगे आपके स्टैटिक चार्ज के बारे में। इसके बारे में बात करेंगे, स्टैटिक चार्ज, स्थिर आवेश की बात करेंगे। इसकी बात करेंगे स्थिर आवेश की। अब चार्ज के बारे में आप लोग जानते क्या हो? और चार्ज के बारे में अपन यहाँ क्या पढ़ने वाले हैं? यहाँ अपन पढ़ेंगे चार्ज की हिस्ट्री के बारे में। यहाँ अपन पढ़ेंगे चार्ज की हिस्ट्री के बारे में। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की। इसकी बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं विद्युत चुंबकी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इसको दो भागों में अपन डिवाइड कर सकते हैं। इसको अपन दो भागों में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। इसका जो पहला पार्ट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और दूसरा पार्ट है वो है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इसको अपन हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी और इसको बोलते हैं विद्युत गतिकी। बेसिकली जो आपका पहला चैप्टर है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के ऊपर बेस्ड है। इसमें अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है कि जो चार्ज होता है, चार्ज इन रेस्ट, चार्ज इन रेस्ट। चार्ज यहाँ पे रहेगा रेस्ट पर, चार्ज का रहेगा रेस्ट पर। रेस्ट का मतलब है कि टाइम के साथ, समय के साथ चार्ज की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, चार्ज की स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। चार्ज अपनी जिस स्टेट में बना हुआ है उसी स्टेट में वो बना रहे, इसका मतलब है चार्ज इन रेस्ट। और एक तरफ जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की बात आती है, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अपन पढ़ते हैं चार्ज इन मोशन, चार्ज इन मोशन। तो सिंपली अपन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। यहाँ पे जो भी बात होगी वो चार्ज किस पोजीशन पे होगा, चार्ज कहाँ होगा? रेस्ट पे होगा। चार्ज कहाँ होगा? रेस्ट पर होगा। तो अब देखो, अपन शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी में जो आपका पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। जानते हैं चार्ज की हिस्ट्री के बारे में, चार्ज आया कहाँ से, ठीक है, चार्ज का उद्भव कहाँ से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया, उन सब चीज़ों के बारे में भी अपन जानेंगे। चार्ज, देखो सबसे पहले अपन जो आपका ये चैप्टर है इसका इंट्रो लिख लेते हैं कि अपन यहाँ पे पढ़ने क्या वाले हैं, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वह किन किन चीज़ों से डील करती है। तो देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स deals with
deals with electric force field and potential arising from electric चार्जेस। जो आपकी स्थिर वैद्युतिकी है वह डील करती है इलेक्ट्रिक फोर्स के साथ, विद्युत बल के साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ और विभव के साथ, जो जिसका उद्भव कहाँ से होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज से। जिसका उद्भव कहाँ से होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज से। कहने का मतलब अपन इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे और पोटेंशियल यानी विभव की बात करेंगे। ये इसका क्या है? इंट्रोडक्शन है। इसमें अपन इस चैप्टर में अपन ये सब बातें पढ़ने वाले हैं। अब देखो, बात आ रही है यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज की। किसकी बात आ रही है? इलेक्ट्रिक चार्जेस की। ये किसी को लिखना है तो लिख सकता है, वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की। और इस लेक्चर के नोट्स भी आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की। बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश। देखो, जैसे ही अपन इलेक्ट्रिसिटी का नाम लेते हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग में क्या आता है? अपने दिमाग में आता है जैसे लाइट आ गई, जैसे कोई इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट अपने दिमाग में आ गया, जैसे ही अपन इलेक्ट्रिसिटी का नाम लेते हैं। लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी है, इस टेक्नोलॉजी के अलावा जो अपने इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, विद्युत क्षेत्र जो होता है, उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा पड़ता है। जहाँ पे अपन इलेक्ट्रिक फोर्स की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का इफ़ेक्ट इन सब चीज़ों से कहीं ज़्यादा है। आप सब लोगों ने स्टैटिक चार्ज भी देखा होगा अपनी लाइफ में। जैसे ही आप सर्दियों के अंदर गर्म कपड़े जब आप पहनते हो, तो उसमें से क्या होता है? आपने कभी वो लाइट सी जलती देखी होगी, उसमें से चट चट किसी आवाज़ आपने सुनी होगी और उसको देखा भी होगा। तो वह चार्ज उसमें आया कहाँ से? उसी को अपन कहते हैं क्या? स्टैटिक चार्ज। जैसे आप सबने बचपन में वो गेम खेला होगा, किसी चेयर पे एक किसी को बिठा के और उसके पीछे से जब टावल के से मारते थे और फिर जब उसको हाथ लगाते थे तो अपने को ऐसे करंट फील होता था। तो उसमें चार्ज आया कहाँ से? तो वह चार्ज कौन सा होता है? वह होता है स्टैटिक चार्ज। अपन उसी स्टैटिक चार्ज की बात करने वाले हैं कि वह जो चार्ज आया, उस चार्ज की हिस्ट्री क्या है, वह चार्ज आया कहाँ से। इसका आप डेली लाइफ एग्जांपल एक और देख सकते हो। जैसे ही आप बाल बनाते हो, आपने ये वाला एक्सपेरिमेंट भी बचपन में किया होगा। जब आप बाल बनाते हो तो बाल बनाने पे क्या होता है? जैसे आप बाल बनाते हो और फिर बाल बनाए हुए उस कंघे को अगर अपन छोटे छोटे कागज़ के टुकड़ों के पास लेके जाएं, तो उस कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अपनी ओर खींचता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उस कंघे में, उस कॉम्ब में भी क्या है? एक स्टैटिक चार्ज जनरेट हो गया। किसकी वजह से? जैसे अपन ने बाल बनाए, बाल बनाते टाइम पे क्या हुआ? कंघे और अपनी जो स्किन है इसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट हुआ।
एक घर्षण जनरेट हुआ। उस घर्षण की वजह से क्या हुआ, जो अपनी सरफेस है वहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके एक्साइट होके कहाँ चले गए, वो उस कॉम पे चले गए या फिर उस कंगे पर चले गए, जिसके कारण क्या हुआ, वह उस जो अपने पास कागज है उसको क्या कर रहा था, अट्रैक्ट कर रहा था। इसके पीछे की अपन कहानी पूरी अभी समझेंगे थोड़ी देर में। देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रिक चार्ज की, विद्युत आवेश की। विद्युत आवेश को समझने से पहले अपने को सबसे पहले ये समझना होगा कि जो इस यूनिवर्स में जो भी मैटर है, जो भी पदार्थ है, जितने भी टाइप का पदार्थ यूनिवर्स में मौजूद है इस पूरे ब्रह्मांड में, वो सारा का सारा पदार्थ बना किससे है, एटम से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, एटम से मिलकर बना है। अब पदार्थ का मतलब क्या होता है, पदार्थ वह हर चीज़ है जिसका एक आयतन होता है, जिसका एक फिक्स वॉल्यूम होता है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, पदार्थ। अब हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, जैसे मेरा और आपका जो शरीर है, वह भी किससे मिलकर बना है, 99% किससे मिलकर बना है, वह भी एटम से मिलकर बना है। जिसी वजह से जो अपन ने जो बात कही थी कि जब अपन बाल बनाते हैं तो क्या होता है, बाल बनाते हैं तो क्या होता है, सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकल कर कहाँ चले जाते हैं, वो कॉम्ब के ऊपर चले जाते हैं, तो वो इसी वजह से जाते हैं। अब अपन हिस्ट्री जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड कहाँ से आया, किसकी बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। देखो जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है इलेक्ट्रॉन। ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है इलेक्ट्रॉन, वहां से आया है। और इस इलेक्ट्रॉन का जो मतलब होता है वह होता है एम्बर। क्या मतलब होता है इसका, एम्बर। देखो एम्बर क्या होता है, एम्बर जो होता है वह एक पेट्रीफाइड, क्या, पेट्रीफाइड ट्री रेजिन है। ट्री रेजिन, बोले सर अब एम्बर पेट्रीफाइड ट्री रेजिन है, तो ये पेट्रीफाइड ट्री रेजिन होता क्या है। अरे तुम लोगों ने पेड़ के लगा हुआ गोंद देखा होगा, पेड़ के जो गोंद लगता है, जब वो गोंद सूख जाता है, पेड़ के लगा हुआ गोंद जो होता है अगर वो सूख जाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, रेजिन। क्या बोलते हैं, रेजिन। रेजिन का मतलब गोंद, और पेट्रीफाइड मतलब जो सूख गया हो, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पेट्रीफाइड रेजिन। तो एम्बर क्या होता है, पेट्रीफाइड रेजिन, एक तरीका क्या होता है, गोंद होता है। तो यूनान के लोगों ने क्या देखा, ग्रीक लोगों ने क्या देखा कि जो एम्बर है, जो सूखा हुआ गोंद है, इसको अगर अपन किसी रेशम के कपड़े या फिर किसी ऊन के कपड़े से इसको अपन रगड़ते हैं, इसको अपन क्या करें, इसको रगड़ते हैं, तो रगड़ने पर क्या होता है कि यह जो एम्बर है, जो ये रेजिन है, वह क्या कर रहा है, जो छोटी छोटी डस्ट है उसको अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। कौन, यह है रेजिन। और जो कुछ छोटे सूखे पत्ते थे उनके टुकड़ों को भी क्या कर रहा था, अपनी ओर ये आकर्षित कर रहा था। सेम इसी तरह अपन समझ सकते हैं, जैसे कोई भी अपन प्लास्टिक की रोड ले ले, या फिर अपन किसी हार्ड रबड़ की बात करते हैं, या फिर अपन किसी ग्लास रोड की बात करते हैं, या किसी प्लास्टिक की रोड की अपन बात करते हैं, उनसे भी देखा गया तो उनसे भी यही सेम एक फिनोमिना देखने को मिला।
तो इन्हीं सारे रिजल्ट को स्टडी करते हुए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने रिजल्ट निकाला कि एक चार्ज नाम की चीज़ होती है जो क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। एक चार्ज नाम की चीज़ क्या करती है, एग्जिस्ट। इसी को अपन अब तक बोल रहे थे क्या, स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक चार्ज क्या बोल रहे थे इसको, स्टैटिक चार्ज। ये समझ में आया। इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आया, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है इलेक्ट्रॉन, जिसका मतलब होता है एम्बर। इसका क्या मतलब होता है, एम्बर। ये खोज आज की नहीं है, ये आज से 600 BC पहले की, 600 ईसा पूर्व, लगभग आज से मान लो ये 2000 से लेकर 2500 साल पहले की बात है। 2500 साल पहले, उतनी पुरानी खोज है ये कि ग्रीक लैंग्वेज के इलेक्ट्रॉन से आया, जिसका मतलब क्या होता है, एम्बर। और एम्बर जो होता है वो क्या होता है, पेट्रीफाइड ट्री रेजिन होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब जिसको लिखना हो वीडियो को पॉज करो और इसको लिख लो। अब देखो अपन समझ गए कि ये चार्ज होता है। अब चार्ज होता कितने प्रकार का है, चार्ज 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। ये पॉजिटिव और नेगेटिव नाम इनको दिया किसने, ये जो चार्ज है अपने पास, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव नाम दिया किसने, भाई इसको इसने पॉजिटिव बोला, इस सिंबल को, इसको नेगेटिव बोला। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये नाम दिया किसने, वह अपन अब देखते हैं। ये समझ में आ गया। चलो अब वो देखते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। कि जिसको लिखना था वो वीडियो को पॉज करके लिख लें, बाकी इसके नोट्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। अब देखो धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज की अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देखा गया कि चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो क्या सारे चार्ज एक जैसे ही होते हैं, क्या सभी चार्ज की सभी जो चार्ज हैं उनका नेचर एक जैसा ही होता है। यही जानने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स देखे गए। क्या, सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या देखा कि एक कांच की छड़ ली, क्या ली, एक कांच की छड़, और एक ली प्लास्टिक की छड़। तो एक कांच की छड़ को तो एक धागे के सहारे क्या कर दिया, लटका दिया। ये कांच की छड़, इसको धागे के सहारे क्या कर दिया, लटका दिया। और एक कांच की छड़, इसको क्या करा गया, इसको जो रेशम का जो कपड़ा था उससे क्या किया गया, इसको घिसा गया इस कांच की छड़ को। तो क्या हुआ, फिर इसको घिस करके जो अपन ये छड़ लटका रखी थी इसको भी घिसा गया। जब इन दोनों को घिस करके रगड़ करके पास में लाया गया तो क्या हुआ, जो ये धागे पे लटका हुआ जो ये कांच की छड़ थी, ये इससे क्या हो रही थी, दूर भाग रही थी। ये क्या हो रही थी, इससे दूर भाग रही थी। तो इसका क्या मतलब निकला कि जिस कपड़े से अपन ने इन दोनों को रगड़ा है या दोनों को रब किया है, तो रब करने के बाद क्या हुआ है, इन दोनों के ऊपर सेम नेचर का चार्ज आया है। क्या है, सेम नेचर का चार्ज, जो इसको और इसको क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। ऐसे ही क्या किया गया, जो प्लास्टिक की छड़ थी उसको कैट की जो फर होती है, मतलब जो बिल्ली के ऊपर जो बाल होते हैं, उससे क्या किया, इसको रब किया गया। किसको, प्लास्टिक की छड़ को। और फिर इस प्लास्टिक की छड़ को वैसे ही एक दूसरा धागे के ऊपर एक प्लास्टिक की छड़ बांधी गई और उसके पास लेके जाया गया। फिर क्या हुआ, ये प्लास्टिक की छड़ उसको भी क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी।
ये प्लास्टिक की छड़ उसको भी क्या कर रही थी, रिपेल कर रही थी। फिर इसके बाद क्या किया गया, इसके बाद जो कांच की छड़ थी और जो प्लास्टिक की छड़ थी, इन दोनों को पास लाया गया। तो क्या हुआ, जब अपन प्लास्टिक की छड़ और इस कांच की छड़ को पास में लेकर आ रहे थे तो देखा कि ये जो कांच की छड़ थी ये इस प्लास्टिक की छड़ को क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। ये क्या कर रही थी, इसको अट्रैक्ट। ये जो कांच की छड़ है ये इस प्लास्टिक की छड़ को क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। ठीक है, ये कांच की छड़ इस प्लास्टिक की छड़ को क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो कपड़े के थ्रू जो कांच के ऊपर चार्ज आया और जो इस स्केट की फर के थ्रू इस प्लास्टिक की छड़ के ऊपर जो चार्ज आया, वह दोनों कैसे थे, अलग अलग नेचर के थे। वह कैसे थे, दोनों अलग अलग नेचर के थे। इसी वजह से क्या हो रहा था, इस कांच की छड़ को ये प्लास्टिक की छड़ क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। ये कांच की छड़ इस प्लास्टिक की छड़ को क्या कर रही थी, अट्रैक्ट कर रही थी। इससे दो रिजल्ट सामने आए अपने पास। क्या रिजल्ट सामने आए कि जो सेम नेचर के चार्ज होते हैं, सेम नेचर के चार्ज, सेम नेचर के जो चार्ज थे वो तो क्या कर रहे थे, एक दूसरे को रिपेल, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, प्रतिकर्षित कर रहे थे। और जो डिफरेंट नेचर के चार्ज थे वह एक दूसरे को क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। सेम नेचर के चार्ज रिपेल कर रहे थे और डिफरेंट नेचर के चार्ज क्या कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे। इसको अपन स्टेटमेंट के थ्रू क्या लिख सकते हैं कि दैट इज अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज attracts and like charges repel. Unlike charges attracts and like charges repel. जो असमान प्रकृति के चार्ज हैं वह एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जो समान प्रकृति के जो आवेश हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं, जो असमान प्रकृति के आवेश है वो तो क्या कर सकते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और जो समान प्रकृति के आवेश हैं वह एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। इसका मतलब यह निकला। इसको लिखना हो लिख ले, बाकी नहीं, इसको मिटाऊंगा मैं, देख लो इसको लिखना हो तो। लिख लिया। अब देखो इन अनलाइक और जो लाइक चार्ज अपने पास जो दो निकल के आए हैं, इसका नामकरण किसने किया? इसका नामकरण किया था अमेरिकी साइंटिस्ट थे कोई। कौन थे? अमेरिकी साइंटिस्ट। अमेरिकी साइंटिस्ट थे, उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन ने क्या किया, जो अमेरिकी साइंटिस्ट थे फ्रैंकलिन ने बताया इन चार्ज के बारे में। एक को उन्होंने नाम दिया नेगेटिव चार्ज और एक को उन्होंने नाम दिया पॉजिटिव चार्ज। एक को उन्होंने नाम दिया नेगेटिव चार्ज और एक को नाम दिया पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आई? फ्रैंकलिन ने बताया कि जो एक चार्ज होता है वो तो होता है नेगेटिव, और एक चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव। जो सिल्क के कपड़े के थ्रू या रेशम का जो वस्त्र था या फिर जो ऊन का जो वस्त्र था, उसकी वजह से जो कांच की रोड पर चार्ज आया था उसको तो फ्रैंकलिन ने नेगेटिव चार्ज नाम दिया, और जो प्लास्टिक के ऊपर चार्ज आया था, बिल्ली की जो फर की वजह से, उसको फ्रैंकलिन ने नाम दिया
पॉजिटिव चार्ज, उसको फ्रैंकलिन ने नाम दिया पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ तक की बात समझ में आई। कहाँ से इसको कांच के ऊपर नेगेटिव चार्ज ही अपन क्यों मानते हैं? अभी जैसे आप आगे पढ़ोगे तो उसमें हमेशा क्या कांच के ऊपर जो चार्ज है उसको माना गया नेगेटिव, इसलिए अपन वहाँ से आज तक क्या ना इसको नेगेटिव ही मानते आ रहे हैं, क्योंकि फ्रैंकलिन भाई साहब ने बोल दिया, उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, मानना पड़ेगा अपने को। उन्होंने बोल दिया कि भाई इसमें नेगेटिव आ गया इसके ऊपर और इसके ऊपर आया पॉजिटिव। जो भी उनको उस टाइम पे जो भी एविडेंस उनको मिले उनके हिसाब से उन्होंने बता दिया कि इस पे आया नेगेटिव और इसके ऊपर आया पॉजिटिव। तो ये बात समझ में आई क्यों अपन पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं उसको, क्यों अपन नेगेटिव चार्ज बोलते हैं, क्यों कांच के ऊपर हमेशा नेगेटिव ही मानते हैं और प्लास्टिक के ऊपर हमेशा क्या मानते हैं अपन, पॉजिटिव ही इसको अपन काम में ले रहे हैं। तो यहाँ से आया था, बात समझ में आ गई। इसको लिखना हो तो लिख सकता है। अब देखो, अब अपन बात करते हैं आवेशों के संरक्षण सिद्धांत की, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। आवेशों का संरक्षण सिद्धांत, आवेशों का संरक्षण सिद्धांत। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, आवेशों का संरक्षण का सिद्धांत। तो अब फ्रैंकलिन ने क्या किया, फ्रैंकलिन ने अब हमको बता दिया कि एक नेगेटिव चार्ज होता है और एक पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके अलावा फ्रैंकलिन ने एक बात और बताई कि किसी भी प्रोसेस में अगर एक ऑब्जेक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ चार्ज अगर कोई क्रिएट कर रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई चार्ज क्रिएट हो रहा है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो उतने ही अमाउंट में दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा। मतलब अगर यहाँ पे पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, नेगेटिव। अगर यहाँ पे नेगेटिव क्रिएट हो रहा है तो यहाँ कितना होगा, पॉजिटिव क्रिएट होगा। तो कहने का मतलब क्या था कि किसी भी प्रोसेस के अंदर जो टोटल चार्ज प्रोड्यूस होता है वह कितना होता है, ज़ीरो। इस फ्रैंकलिन के कहने का मतलब ये था कि किसी भी प्रोसेस के अंदर जो भी टोटल चार्ज क्रिएट होता है वह चार्ज क्या होता है, ज़ीरो होता है। इसी को अपन बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। किसी भी प्रोसेस की बात करो, ठीक है। तो ये हो गया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। इसका स्टेटमेंट अपन लिख देते हैं। द net amount of charge created in any process is zero। कि द नेट अमाउंट ऑफ चार्ज क्रिएटेड इन एनी प्रोसेस इज ज़ीरो। क्रिएटेड बोलो या फिर इसको बोल दो और प्रोड्यूस्ड, और क्या बोल दो, प्रोड्यूस्ड। कि किसी भी प्रक्रिया में जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज क्रिएट होता है वह कितना होता है, ज़ीरो होता है। किसी भी प्रक्रिया में जो नेट अमाउंट ऑफ चार्ज क्या होता है, वो ज़ीरो क्रिएट होता है। मतलब ज़ीरो के अलावा और कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता है। जो नेट अमाउंट होता है वो क्या होता है, हमेशा ज़ीरो होता है। किसी को लिखना है तो लिख लो।
लिख लिया। सो अपन क्या बोल सकते हैं, नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, नो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज can be created or destroyed, कि जो अपन है ना तो चार्ज को क्रिएट कर सकते हैं और ना चार्ज को अपन क्या कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इसी के साथ आपका आज का लेक्चर होता है समाप्त। मिलते हैं इसी यूनिट के अगले लेक्चर में, तब तक के लिए तथास्तु। वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको कहीं कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस लेक्चर के नोट्स आपको मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में।